कल हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट देखा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, मीनिंग समझा उसका और क्यों ज़रूरी है टीचर्स के लिए सेंसिटिव होना इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, ये समझा। फिर हमने कुछ डेफिनेशंस ली इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। फिर हमने दो मेजर फैक्टर्स जो हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पैदा करने वाले या जनरेट करने वाले, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, नेचर और नर्चर, दोनों के बारे में बात की। फिर थोड़ा टाइप्स पे आ गए हम, और आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं एक एक अलग अलग जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके विषय में। तो सबसे पहली बात तो ये कि फिजिकल डिफरेंसेस, तो हम एक ही कक्षा में अलग अलग बच्चों को देख सकते हैं। फिजिकल डिफरेंसेस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, हाइट आ जाएगा, वेट आ जाएगा, स्किन कलर आ जाएगा, कलर ऑफ आइज, हेयर का टाइप, कलर, साइज ऑफ हैंड्स, मतलब फिजिकल जितने फीचर्स हैं उन सब में डिफरेंसेस हो सकते हैं। इवन फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स में भी हम ये भी देख सकते हैं कि कोई अगर हम कोई एक्टिविटी करवाएं योगा वगैरह की, तो बॉडी बैलेंस की बात करें या सांस रोकने की बात करें, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो अलग अलग बच्चों में उसकी कैपेबिलिटी, उसका लेवल अलग अलग हो सकता है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इनहेरिटेड होंगी, और कुछ चीज़ें जो हम इवोल्यूशन में भी पढ़ते हैं कि जिस पर्टिकुलर ऑर्गन का, आप में से किसी का भी अगर माइक अनम्यूट ना हो तो प्लीज़, म्यूट ना हो सॉरी, तो म्यूट कर ले प्लीज़। बीच में जो आवाज़ आती है उससे डिस्टरबेंस होता है सभी के लिए। चलिए, तो बातचीत का तरीका हो, मैनर्स हो, एक्सप्रेशन हो, ये चीज़ें हम सोशल फैक्टर्स में भी देखेंगे, या सोशल जो फैक्टर है जिसकी वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम देखते हैं उसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फिजिकल जो डिफरेंसेस हैं क्लियर हैं सभी को? ओके। फिर मेंटल डिफरेंसेस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। जब हम आईक्यू की बात करते हैं और आईक्यू लेवल जज करते हैं या मेजर करते हैं किसी भी आईक्यू टेस्ट से, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये पता कर रहे हैं कि आईक्यू लेवल में क्या डिफरेंस है। यस, तो ये भी एक तरह का डिफरेंस है जो बच्चों में होगा। मतलब आईक्यू लेवल भी अलग अलग बच्चे का अलग अलग है, जिसकी वजह से कोई सेम टॉपिक अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कोई बच्चा उसे बहुत जल्दी कैच करता है, कोई बच्चा उसमें थोड़ा समय लगाकर या वो अलग तरह के पढ़ाने या अलग मेथड से पढ़ाने पर वो उस चीज़ को समझ पाता है। ठीक है, और इसी के आधार पर हम बच्चों को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। वैसे ये कैटेगराइजेशन का तरीका सही नहीं है जिस तरीके से हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं, जैसे यहाँ पर भी कुछ टर्म्स दे रखे हैं, पर हमें ये मानना चाहिए कि हर बच्चे की जो हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं उस डायरेक्शन में देखना चाहिए, कि कोई बच्चा किसी एक चीज़ में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है तो दूसरे और एरियाज हैं जहाँ पर वो शायद ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो मेंटल एबिलिटीज वाला या मेंटल डिफरेंसेस वाला कंसेप्ट क्लियर है? है ना? तो कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कुछ कुछ का एक्सप्रेशन अलग होता है, कुछ पोएम्स लिख पाते हैं, कुछ ड्राइंग अच्छा कर पाते हैं। कुल मिला के ये है कि जो ये मेंटल एबिलिटीज हैं उसके आधार पर भी बच्चे अलग अलग हो सकते हैं। जो उनकी मानसिक या हम बोले बौद्धिक, सही शब्द होगा बौद्धिक, जो उनकी काबिलियत है वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग बच्चे की। इमोशनल डिफरेंसेस हम देखते हैं एक ही कक्षा में, अगर आप लोगों ने एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट इस चीज़ को महसूस किया होगा कि क्लास में जब टीचर कॉमन पनिशमेंट देते हैं तो कुछ बच्चों को, जैसे हम लोगों के समय मिलता था कि अगर क्लास बात कर रही है तो टीचर ने आके कहा चलिए सब अपने जगह पर खड़े रहिए, स्टैंड अप एंड रेज योर हैंड्स, अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। तो कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अच्छा है पढ़ाने की जगह पर ये प्रोसेस हो रही है। और कुछ लोगों को इतना इंसल्टिंग फील होता था कि वो पर्सनली आके टीचर से बोलते हैं, या बोलते थे, हम में से भी कोई हो सकता है ऐसा, जो जाके रिक्वेस्ट करते थे कि मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, मेरी गलती नहीं है, तो प्लीज़ मुझे पनिशमेंट ना दी जाए। सो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि हमारा इमोशन का लेवल एक ही एक्टिविटी पे अलग अलग बच्चों का इमोशन का लेवल अलग अलग हो सकता है, तो इमोशनली भी हम डिफरेंट होते हैं। कोई कल भी हमने बात की कि कोई बच्चा ऐसे बैकग्राउंड से आता है या ऐसी जगह रहता है जहाँ पर
ऊंची आवाज में बात की जाती है पूरे परिवार में आपस में, या थोड़ा हार्शली बात किया जाता है, तो उस बच्चे को ऐसे इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने में आसानी होगी, या इमोशनली वो इतना स्ट्रांग रहेगा कि वो ऐसे बातों को सह ले, टॉलरेट कर ले। दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा बहुत सॉफ्ट स्पोकन फैमिली में है, जहाँ बहुत प्यार से और बहुत पोलाइटली सबसे बात की जाती है, अगर वो ऐसी जगह जाता है जहाँ थोड़ी भी रफ बात की जाएगी, तो उसे समय लगेगा इमोशनली ऐसी जगह पर एडजस्ट होने में। ठीक है? तो ये इमोशनल डिफरेंसेस भी बच्चों में रहता है। तो आप जो कल भी बात की थी हमने कि एक ही डंडे से सभी को नहीं हाँक सकते, तो अलग-अलग बच्चे की इमोशनल जो पोटेंशियल है, या हम बोल सकते हैं इमोशनल जो क्वोशंट है, ईक्यू जिसे हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डील कर सकते हैं, ताकि हर एक बच्चे को इमोशनली भी हम सपोर्ट कर सकें। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स, तो इसके विषय में मैं बताऊंगा। आई वॉज वेरी होम सिक, मतलब मुझे ये समस्या थी कि मैं स्कूल जाता ही नहीं था, घर पे रहना पसंद करता था। तो लेकिन जब स्कूल्स में 15th अगस्त के आसपास कॉम्पिटिशन्स होते थे, चाहे इंडोर हो, आउटडोर हो, या स्पीच की हो, सिंगिंग की हो, एक्स वाई जेड जितने भी तमाम तरीके के कॉम्पिटिशन्स या एक्टिविटीज होती थी, आई आई वॉज इन वेरी मच इंटरेस्ट डीलिंग विथ ऑल सच थिंग्स। तो उन दिनों मेरी अटेंडेंस बहुत फुल रहती थी बिल्कुल, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उस पर्टिकुलर क्लास, जिस क्लास का मैं हूँ, उसको अलाउ किया गया है या वो क्लास एलिजिबल है, वो सारी एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट करता था। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि मेरा एकेडमिक्स में इंटरेस्ट कम था एज कंपेयर टू क्रिएटिव जितनी चीजें हैं, जिसमें आपको कुछ नया करने को मौका मिले या ऐसा कुछ, उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे ही हर एक बच्चे का होता है कि कोई बच्चा, जैसे वो वापस वही बात आ जाएगी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, हो सकता है कोई बच्चा स्पेशल वाला हो, कोई बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज़ में अच्छा हो, कोई लॉजिकल या मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ में अच्छा हो। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स, दे मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट एक्टिविटीज़, या दे माइट बी इंटरेस्टेड इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंटली। ठीक है, लर्निंग डिफरेंसेस, सीखने में भी अंतर होता है काफ़ी, कि हम सीखने का तरीका क्या है। तो हम देखते हैं कि अगर हिंदी की टीचर हैं और वो कविताओं को गाकर सिखाती हैं, तो कुछ बच्चे बहुत आसानी से उसको कैच कर लेते हैं, और कुछ बच्चों के साथ समस्या रहती है। इसका मतलब ये हुआ दैट वी नीड टू यूज अ ब्लेंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम एक सिंगल अप्रोच के साथ ना जाएं, बेहतर ये होता है कि हम ब्लेंड ऑफ मेथड्स का यूज़ करें, जहाँ एक से ज़्यादा, जिसको हम ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच कहते हैं। तो कुछ चीज़ें बोर्ड पर हो, कुछ स्मार्ट बोर्ड पर हो, कुछ एक्टिविटी बेस्ड हो, ऐसा एक मिक्स्ड अप्रोच होना चाहिए, ताकि तमाम जो वैरायटी है लर्नर्स की, क्योंकि लर्नर्स की भी वैरायटी है, कुछ सुनकर अच्छा सीखते हैं, कुछ लिखकर अच्छा सीखते हैं, कुछ पढ़कर अच्छा सीखते हैं, कुछ देखकर अच्छा सीखते हैं, कुछ कर कर अच्छा सीखते हैं। इस विषय में मेरा एक कॉमन कोट है, मैंने पहले भी शेयर किया है आपसे, कि लर्निंग का लेवल उतना ही ज़्यादा होता है, या द लेवल ऑफ लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। मतलब पढ़ाई में या पढ़ाई के दौरान टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, लर्निंग का लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। इट मीन्स हमें सिर्फ बोर्ड पर पढ़ाने की जगह स्मार्ट बोर्ड का भी यूज़ करें, कोई एक्टिविटी जिसमें हाथ का यूज़ हो वो हो, तो हर वो सेंस ऑर्गन जो इन्वॉल्व हो सकता है किसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसे इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स की वैरायटीज़ को हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अकोमोडेट कर सके, उसका हिस्सा बना सके। ठीक है, आगे बढ़ें। स्टडी हैबिट्स की डिफरेंट, हाँ, स्टडी हैबिट्स की जो डिफरेंसेस हैं, तो देखते हैं कोई एक जगह, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो एक जगह बैठने में बड़ा बोर फील करते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी देर में मूवमेंट की ज़रूरत है। कोई बच्चा है उसकी सिटिंग हैबिट इतनी अच्छी है, या वो सिटिंग हैबिट में इतना कंफर्टेबल है कि वो लॉन्ग आवर्स तक अपनी जगह पर बैठ के पढ़ाई कर सकता है। कुछ बच्चे बैठने के लिए तैयारी नहीं होते हैं, उन्हें एक्टिविटीज़ दीजिए, उसी से वो सीख पाते हैं। कुछ बच्चे ग्रुप में सीख पाते हैं, कुछ बच्चे अकेले अच्छा परफॉर्म करते हैं या अकेले डील करते हैं चीज़ों से, तो बेहतर सीख पाते हैं। तो हम सबकी लर्निंग हैबिट्स अलग अलग हैं। तो नो डाउट फिर से वही बात आ जाती है, जब हम कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फाइनलाइज कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे पास वैरायटी ऑफ लर्नर्स हैं,
तो हमारे पास वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड्स होनी चाहिए, क्योंकि हम सबकी स्टडी हैबिट्स जो हैं सिर्फ बच्चों की नहीं, हर एक इंडिविजुअल की टीचिंग सॉरी लर्निंग हैबिट जो है या स्टडी हैबिट जो है वो अलग अलग होती है, या कुछ स्पेसिफिक तरीकों से हम बेहतर सीखते हैं कंपेरेटिव टू द अदर वेज दैट मेक अस यूनिक ना। डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी, ये फिर से थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि ये फिजिकल जो डिफरेंसेस की हमने बात की उसका भी हिस्सा हो सकता है। स्पेसिफिकली हम मोटर एबिलिटी की बात करते हैं। मोटर या मोटर जो ये टर्म हम यूज करते हैं, ये एक्चुअली हमारे मसल्स की एक्टिविटीज हैं, हमारी मसल्स का मूवमेंट है। तो हम देखते हैं बचपन में ही एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों को हम दौड़ने के लिए कहें तो हम देखेंगे ज़्यादातर बच्चे एक ही स्पीड में दौड़ेंगे, पर एक बच्चा हो सकता है बाकी ग्रुप से, एक दो बच्चे ऐसे हो सकते हैं बाकी ग्रुप से काफ़ी पीछे रह जाए, और एक दो बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बाकी ग्रुप से काफ़ी आगे निकल जाए। ये जो डिफरेंस हमें दिख रहा है कि किसी की मसल्स की या मोटर एक्टिविटीज जो है वो काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू दोज हु आर क्वाइट एवरेज, और कुछ लोगों की बहुत कम है या अप टू द लेवल नहीं है, जो पीछे रह गए हैं। तो स्पीड ऑफ एक्शन या रेट ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, मैनुअल डेक्सटरिटी, डेक्सटरिटी मतलब आपका किसी चीज पर पूरा अधिकार होना, या हम डेक्सटर्ड कहते हैं उनको जो निपुण हो जाते हैं किसी काम में, किसी स्किल में निपुण होते हैं, उन्हें हम डेक्सटर्ड कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं अलग अलग बच्चों में या अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग हो सकती है। डिफरेंस इन सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, फिर यहाँ पर आ जाएगा, अगर इस पर्टिकुलर फैक्टर को हम समझे तो ये हेरिडिटी से रिलेटेड है एनवायरमेंट से। राइट, ये वाला जो फैक्टर होगा ये एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा मेजरली, और एनवायरमेंट उसी पे काम करता है। मतलब मैं इसको थोड़ा सा और डीपली समझाने का प्रयास करता हूँ। हम अगर किसी सीड को हेरिडिटी मान रहे हैं, यस, या नेचर मान रहे हैं, तो उसकी बुआई के बाद उसमें जो पानी डाल रहे हैं, जो मिट्टी दे रहे हैं, जो खाद दे रहे हैं, जितनी धूप उसे मिल रही है, या जो जो तमाम एनवायरमेंटल सपोर्ट उसे चाहिए वो मिल रहा है, उसके आधार पर ही पौधे का ग्रोथ होगा, ये हम सब स्वीकार करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक बेसिक बात हमें ये समझनी होगी कि जो सीड हमने लिया है, अगर नेचुरली या हम बोले हेरिडिटिकली उस सीड में अगर कोई इशू है, तो आप जितना ही एनवायरमेंटल सपोर्ट दे दें, वो अगर रेक्टिफाइबल नहीं है, जेनेटिकल कोई इशू है, तो फिर आप तमाम एनवायरमेंटल सपोर्ट भी उस सीड को उसके नेचुरल ग्रोथ नहीं दे सकता, या उसका जो एक्सेप्टेबल या जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो नहीं दे पाएगा। आप स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को? तो इसका मतलब जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, या जब भी हम नर्चर की बात करते हैं, तो उसमें नेचर वाला फैक्टर रहता ही है, क्योंकि नेचर वाले फैक्टर के बाद की बात है कि नर्चर क्या करेगा या एनवायरनमेंट क्या करने वाला है। तो हेरिडिटिकल फैक्टर इज ऑलवेज देयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट। यस, अगर वो सब चीजें नॉर्मल है हेरिडिटिकली, तो फिर एनवायरनमेंट का जो प्रोलिफरेशन मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो मिलेगा 100%। यस, लेकिन अगर ऑलरेडी हेरिडिटिकली कोई इशू है तो नेचर का जितना भी सपोर्ट हम दे दें, अगर कोई इशू है तो वो इशू अगर रेक्टिफाइबल नहीं है, तो फिर वो रिफ्लेक्ट होगा हमेशा एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है उस सीड की, उस बच्चे की, उस इंडिविजुअल की, हम हम एक नॉर्मल लेवल पे नहीं देख पाएंगे। यस, उसमें डिफरेंस दिखेगा। तो वापस से इस बिंदु पे आ जाते हैं, डिफरेंसेस इन सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं सोशल और मोरल डेवलपमेंट की, तो नो डाउट हम जिस परिवार में पल रहे हैं, जिस स्कूल में जा रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल डेवलपमेंट में। हम बात कर चुके हैं इस विषय में। और सोशल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट को हम अलग अलग नहीं रख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा घर पे जाकर
कोई गलत चीज़ सीख रहा है, मान लीजिए झूठ बोलना सीख रहा है अपने पीयर ग्रुप से या परिवार में किसी से भी, और स्कूल में उसे कहानियाँ सिखाई जाए, स्कूल में उसे कहानियाँ बताई जाए कि झूठ बोलना पाप है, एक्स वाई जेड, तो वो कॉन्फ्लिक्ट से वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा ज़रूर, है ना? आई मीन टू से कि वी कैन नॉट take the moral development completely out of social development. The moral development is the part of that big circle of social development. उस social development में जितनी भी चीजें आती है, language development हो, ये moral development आ गया, या और भी तमाम चीजें, उसी का एक हिस्सा होगा moral development, मतलब social development का ही हिस्सा है। तो socially हम जो चीजें सीख रहे हैं, जैसा development हमारा हो रहा है, moral sense या moral या ethical value जो है हमें वहीं से मिलने वाली है। तो बच्चा जिस सोसाइटी को बिलोंग करता है, जिस स्कूल में जा रहा है, जिस फैमिली को बिलोंग करता है, वहाँ से ये सब चीज़ें उसे सीखने को मिलती है। और उसके आधार पर, क्योंकि सभी बच्चे एक ही सोसाइटी से नहीं आएंगे स्कूल में, सभी बच्चे एक ही कॉलोनी से, एक ही जगह से, एक ही परिवेश से नहीं आने वाले हैं। तो ये तो तय है कि हर एक बच्चे में ये सोशल और मोरल डेवलपमेंट का लेवल भी अलग अलग होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंटेलिजेंस। So the concept of intelligence is complex, of abstract and broad. Plato talked about individual differences in intelligence. तो इंटेलिजेंस की जो हमने आईक्यू की बात की, उसी के आधार पर ये आगे बात की जा रही है कि इंटेलिजेंस जो है इंडिविजुअल की, उसके आधार पर भी चीज़ें अलग हो जाएंगी। अब आईक्यू तो एक कॉमन फैक्टर हो गया जो नेचुरली अवेलेबल है, ठीक है। अब उसका इस्तेमाल, जैसे कोई बच्चा अगर रीजनिंग कर रहा है कंटिन्यूअसली, यस, या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस कर रहा है, या ऐसी चीज़ें जो उससे फेस करने को मिल रही है, चाहे वो एकेडमिकली उसे फेस करने को मिल रहा है या उसके डे टू डे लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं जहाँ से वो अपनी इंटेलिजेंस को और बेहतर एबिलिटी में और बेहतर स्किल्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो भी यहाँ एनवायरमेंट की तरफ हम बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो, और जो हमने पहले बात की जो कंप्लीटली आईक्यू पे बेस्ड था, वो नेचुरली है। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, ये दो चीज होती है। एप्टीट्यूड हम बात करते हैं ना, एप्टीट्यूड टेस्ट है टीचर्स का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एप्टीट्यूड मतलब हमारी नॉलेज, या हमने जो धारण किया है शिक्षा के माध्यम से या पढ़ाई के माध्यम से, या जो भी एग्जाम की तैयारी के माध्यम से हमने जो चीज़ सीखी है, जो चीज़ हमने धारण की है, दैट इज व्हाट नॉलेज, या फिर हम उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। और एटीट्यूड मतलब जो उसकी जगह पर वो सीखने से जो व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, जो हम बोलते हैं एजुकेशन जो है आपके व्यवहार में लाया जाने वाला परिवर्तन ही एजुकेशन है। तो वो जो हम एजुकेशन की वजह से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, दैट इज व्हाट दी एटीट्यूड वी शो। यस, मतलब हमारे थॉट प्रोसेस में क्या चेंजेस आए हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम जो एक्शन कर रहे हैं, दैट इज व्हाट दी एटीट्यूड वी शो। यस, attitude is a particular feeling about something. It therefore involves a tendency to behave in a certain way in certain situation which involves that something, whether person, idea or object. तो हमने जो पढ़ लिख के सीखा है या हमारे एक्सपीरियंस से जो हमने सीखा है, वो हमारा एप्टीट्यूड हुआ, और उसके आधार पर हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति जैसा व्यवहार हम दर्शाते हैं, जैसे एक्शन हम करते हैं, वो हो जाता है हमारा एटीट्यूड। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ये समझा हमारी क्लास में कि हमें जो है रेड लाइट पे रुकना चाहिए या यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। अब ये तो हमने सीखा है, और पालन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। और इसको जब हम अप्लाई करते हैं, जब रोड पे हम जाते हैं, हम निकलते हैं और हमने रेड लाइट पे हमारी गाड़ी रोकी, लेकिन हमारे पास से दो चार गाड़ियां रेड लाइट में भी निकल गई, तो हम भी हमारी गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये दिखाता है कि जो एप्टीट्यूड का चेंजेस हैं, या एप्टीट्यूड की वजह से जो एटीट्यूड या व्यवहार में चेंज आना चाहिए था, वो परफेक्टली आया नहीं है अभी। यस, मतलब अभी भी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड जो बात की जाती है वो होती क्या है। एप्टीट्यूड मतलब हमारा नॉलेज, जो किसी भी माध्यम से हमने सीखा हो, पढ़ाई लिखाई या एक्सपीरियंस या इंट्रैक्शन, जो भी तरीका हो सकता है। और एटीट्यूड मतलब उसके आधार पर जो हमारे व्यवहार में बदलाव आया है या जो व्यवहार हम प्रदर्शित कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एटीट्यूड। तो एटीट्यूड के बेस पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। कुछ और डिफरेंसेस
लैंग्वेज का डिफरेंस हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारा देश जो है भाषाओं का देश है, या इतनी तमाम तरह की भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। तो वी हैव huge number of dialects, huge number of languages that we follow in our country। तो हो ही सकता है, जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं एक बच्चा गांव से आ रहा है तो मालवा क्षेत्र में है हम लोग तो मालवी में बात करता है। एक बच्चा मराठी परिवार से आ रहा है तो उसकी मदर टंग मराठी है तो उसके लिए भी चैलेंजिंग होता है। एक बच्चा किसी और पर्टिकुलर डायलेक्ट जोन से आ रहा है तो वो वाली बोली, डायलेक्ट यानी बोली, वो वाली बोली भी घर पर उसे बोलनी होती है। तो लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, उसे भी कैटर करना होता है हमें, कैटर करना होता है while we are taking the classes, or we are getting sensitized towards the differences in our classes। yes, cultural community and religion। हम देखते हैं कि बच्चे लंच शेयर करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक परिवार ऐसा है, एक बच्चा उस ऐसे परिवार से आ रहा है जहाँ पर नॉन वेज के बारे में बात करना भी, कुछ एड्स भी हम लोगों को याद आ रहे होंगे, नॉन वेज के बारे में बात करना भी इज रॉन्ग। और दूसरा परिवार का बच्चा है जो साथ में लंच कर रहा है और उसके यहाँ पर नॉनवेज के बना बिना खाना पसंद नहीं किया जाता। तो ये जो डिफरेंसेस हैं फूड हैबिट्स में, रिलीजन में, जेंडर तो एक कॉमन है ही जो हम देखते हैं, और हमने इस पे बात भी की है कि इसे किस तरह से रिड्यूस करना चाहिए हमारी आदतों में। मतलब जेंडर को हमने समझ लिया, वो हमारा एप्टीट्यूड था, और जेंडर के प्रति हमारे व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन आया हो उस क्लास के बाद तो वो हो गया हमारा एटीट्यूड। ठीक है। पर्सनैलिटी, पर्सनल ट्रेट्स होते हैं अलग अलग व्यक्ति के, अलग अलग, चाहे वो लुक वाइज हो, थॉट वाइज हो, या बहुत सारे थ्योरीज है पर्सनालिटी की भी जिसके आधार पर अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो बच्चे के सभी इंडिविजुअल्स में ये फैक्टर रहता है। एटीट्यूड के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये तमाम डिफरेंसेस हमने आज बात की जो हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है, डिफरेंसेस अमंग दी इंडिविजुअल या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से कि जो बेसिक फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करती है वो है इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिटेड मतलब जो नेचुरली बाय नेचर या जो आनुवंशिक रूप से हमारे अंदर है, और एक्वायर्ड ट्रेड्स जो हम सीखते हैं समाज से, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे अनुभव से, वो एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं। उसके आधार पर ही अंतर आते हैं, मतलब एक हेरिडिटी है और एक है एनवायरनमेंट। अब कौन कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं? फिजिकल डिफरेंसेस, ये हाइट का, वेट का, कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आइज, ये सारी चीज़ें जो ज़्यादातर किस किस पर डिपेंड करेगी, हेरिडिटी पे। मेंटल डिफरेंसेस, आईक्यू लेवल का डिफरेंस हो सकता है अलग अलग बच्चे में, अलग अलग, कोई क्रिएटिव हो सकता है, कोई रीजनिंग में बेहतर हो सकता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट हम यहाँ पर याद रखें। इमोशनल डिफरेंसेस, कोई बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, किसी की इमोशनल इम्यूनिटी अच्छी होगी, मतलब ईक्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके आधार पर अंतर हो सकता है। इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, एटीट्यूड्स के बारे में हमने बात की कि हमारे जो व्यवहार है या फिर हमारा जो इंटरेस्ट है अलग अलग विषय में हो सकता है। जैसे कोई बच्चा स्कॉलस्टिक में बहुत इंटरेस्ट लेता होगा, या कोई बच्चा जो है को स्कॉलस्टिक एक्टिविटी में ज़्यादा अच्छा होगा। फिर लर्निंग डिफरेंसेस, हमारे सीखने का तरीका अलग अलग है। कोई विजुअल लर्नर है जो देख के सीखता है, कोई लिसनिंग लर्नर है जो सुन के अच्छा सीखता है, कोई करके अच्छा सीखता है। यस। स्टडी हैबिट्स भी हमारी अलग अलग है, कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कुछ ग्रुप में पढ़ के अच्छा सीखते हैं, कुछ एक्टिविटीज में अच्छा सीखते हैं, कुछ अकेले पढ़ के अच्छा सीखते हैं। तो वैरायटीज आते हैं। मोटर एक्टिविटीज में हमारी फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली हमारे मसल्स की जो एक्टिविटी है, हमारे मसल का जो वर्किंग है, हमारे मसल्स की जो रेट ऑफ एक्शन है, वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग लोगों में। डिफरेंसेस इन सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, नो डाउट हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ की जो सीख हमें मिलती है, सोशल डेवलपमेंट हमारा होता है, मोरल डेवलपमेंट हमारा होता है, ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे मेजरली। और यही कारण है कि हम लोग व्यवहार में काफ़ी अलग होते हैं एक दूसरे से। और एक ही चीज़ के लिए, जैसे किसी ने झूठ कहा तो किसी के लिए ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, और किसी के लिए सामान्य बात है, हर दूसरे बात में झूठ कहा ही जा सकता है अगर उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो तो। ये अलग अलग परसेप्शन है, ये डिपेंड करता है कि हम किस परिवेश में उस मोरालिटी को सीख के आ रहे हैं, या हमारे एथिकल वैल्यूज किस लेवल के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, की कोई एक्सपीरियंस से अपने इंटेलिजेंस लेवल का और बेहतर उपयोग करता है तो और स्किल्ड होता जाता है, और कठिन प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है, और ज़्यादा अच्छी रीजनिंग वो लगा सकता है। इस आधार पर भी चेंजेस होते हैं जो हम एक्सपीरियंस से हमारे इंटेलिजेंस को और अगले लेवल तक ले जाते हैं।
एटीट्यूड, इसके बारे में हमने बात की कि एप्टीट्यूड होता है जो स्कॉलास्टिक वाला पार्ट है, जो हम सीख रहे हैं, चाहे हमारे अनुभव से, चाहे किताबों से, चाहे टीचिंग से, और उसका हमारे व्यवहार पे जो परिवर्तन आ रहा है, हमारी आइडियोलॉजी जो बन रही है, हमारा थॉट प्रोसेस जो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, या हमारे व्यवहार का पक्ष दिखाता है कि हमारे व्यवहार में हम कैसे हैं। तो इसके आधार पर भी लोग अलग-अलग होते हैं। कुछ और डिफरेंसेस, भाषा का डिफरेंस है, रिलीजन का है, रीजन का है, कम्युनिटी का है, कल्चर का है, जेंडर का तो है ही, पर्सनैलिटी और एटीट्यूड के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये तमाम डिफरेंसेस हैं जो एक क्लास में हमें कैटर करना पड़ता है या ध्यान में रखना पड़ता है, जिसके लिए हमें सेंसिटिव होना चाहिए। एक और टॉपिक जो इस थर्ड पार्ट में हम कल बात करेंगे, दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज रिलेटेड टू हाउ टू डील विद दिस डिफरेंसेस। एक टीचर को, एक स्कूल को किस तरह से प्लान होना चाहिए या क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर कर सकते हैं और इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सामना कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को बेहतर बना सकते हैं।